उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का सोमवार को मुजफ्फरनगर दौरा विकास, सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक संदेशों का संगम बनकर सामने आया। मुख्यमंत्री ने एक ओर जहां लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया, वहीं दूसरी ओर 951 करोड़ रुपए की 423 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए जनपद को बड़ी सौगात दी। साथ ही उन्होंने वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ कर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर पहुंचने के साथ हुई। उनके आगमन से पहले ही पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल, ड्रोन निगरानी और सीसीटीवी के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला अहिल्याबाई चौक पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अहिल्याबाई चौक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था, जहां भगवा रंग और फूलों की सजावट ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन, सेवा, सुशासन और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने काशी से लेकर देश भर में मंदिरों के पुनर्निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि ऐसे महापुरुषों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि महापुरुषों को जाति या वर्ग के दायरे में बांटना राष्ट्रहित में नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री नुमाइश ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने 951 करोड़ रुपए की 423 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जलपूर्ति और शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जो जनपद के समग्र विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नुमाइश ग्राउंड और जिला प्रदर्शनी मैदान में आयोजित वृहद रोजगार मेले का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। यह मेला उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस रोजगार मेले में 250 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ITS, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, लॉजिस्टिक, पर्यटन और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए गए। 8वीं पास से लेकर ITI, पॉलिटेक्निक, स्नातक, BTech और MBA तक के अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई थी। अधिकारियों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम 1.50 लाख रुपए वार्षिक वेतन के साथ रोजगार उपलब्ध कराया गया, जबकि कुछ पदों पर 47,000 रुपए मासिक तक वेतन निर्धारित किया गया। विशेष बात यह रही कि कई युवाओं को मौके पर ही ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए गए, जिससे उनमें उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है। भाइयों, क्या शानदार गुड़! मुजफ्फरनगर का गुड़ कोई देख ले तो उसके मुंह से लाल टपकने लग जाएगा। किसान का परिश्रम है, अन्नदाता किसानों का परिश्रम और उनका पुरुषार्थ है, जो खेत में मिठास करने के माध्यम से पैदा करती है। और ये मेरा सौभाग्य है, बहनों और भाइयों, 2002 से लेकर 2017 तक, यानी 17 वर्षों में कुल 2,14,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य हुआ था और हमारी सरकार ने 9 वर्ष में 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया। यानी आधे समय में 1,02,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसा दिया है। आज 122 चीनी मिलें चल रही है। कोरोना के लिए हमने पैसा दे दिया है, बागपत की चीनी मिल के लिए पैसा दे दिया। ये कार्य इसलिए, ये चीनी मिलें अब शुगर कॉम्प्लेक्स की तरफ है। आज इसी का परिणाम है, आप सभी अन्नदाता किसानों के परिश्रम का परिणाम है, आपके पुरुषार्थ का परिणाम है। उत्तर प्रदेश आज देश का 55% गन्ना उत्पादन कर रहा है। देश के अंदर इथेनॉल उत्पादन का, इथेनॉल पेट्रोल और डीजल का काम करने वाला है आप करना। अभी तो इसमें 20% तक ट्रेंडिंग करने की व्यवस्था की है और बढ़ेगा। आप देखना
इसकी डिमांड होगी, यह भी हमारा अन्नदाता किसान दे रहा है। पहले 41 करोड़ लीटर पैदा होता था, अब लगभग 200 करोड़ लीटर अब यहां पे इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है यूपी में। और ये तब हुआ है जब खर्ची और पर्ची पूरी तरह बैन की गई। आपने देखा होगा ना क्या होता था, पहले गन्ना पर्ची के नाम पे किसान को पैसे आते थे, हमने सब ऑनलाइन किया। मोदी जी की प्रेरणा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। अब अन्नदाता किसान को कोई चीट नहीं कर सकता। 122 चीनी मिलें, पहली चीनी मिलें बंद होती थी, अब बंद नहीं हो रही, अब चीनी मिलें नई लग रही है, शुगर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, फाइन शुगर बन रही है, इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, डिस्टलरीज लग रही हैं, उसकी क्षमता का विस्तार हो रहा है, कोजन प्लांट लग रहे हैं, विद्युत उत्पादन भी चीनी मिलों से आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, ये प्रयास करने से होता है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गन्ना किसान हो या अन्नदाता किसान, हमारे अन्नदाता किसानों ने मांग की कि डायरेक्ट ट्यूबवेल को बिजली फ्री दीजिए। 16 लाख ट्यूबवेल थे, सभी लोग विरोध कर रहे थे। हमने कहा अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल हो जाएगा, और उसको 16 लाख ट्यूबवेल की बिजली बिल सरकार देगी, अन्नदाता किसान नहीं देगा। हमने देना प्रारंभ कर दिया। लगातार काम हो रहा है। ये सब कुछ के बावजूद मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये जो सुखद वातावरण है, ये सुखद वातावरण समृद्धि की दिशा में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, भारतवासियों के संकल्प के साथ जोड़ा है, उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक है कि हर भारतवासी उसमें प्रयास करे, हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए, और आधी आबादी को भी इसमें स्थान मिलना चाहिए। 16, 17, 18 करोड़। मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत जी को, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम यहां पर उन्होंने उसका पहले भी समर्थन किया था, और आज फिर मैंने कहा कि पारित होना चाहिए। मैं आप सभी से अपील करूंगा, जितनी भी यहां पर महिला प्रधान है, क्या कर रहे हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, जितने भी महिला प्रतिनिधि चेयरमैन के रूप में हैं, उन सबसे कहूंगा वे अपने प्रस्ताव पारित करके सभी दलीय नेताओं को भेजें और सबसे अपील करें, आधी आबादी को अब प्रतिनिधित्व देने का समय आ गया है, और उसको 33% सीट बढ़ाने के बारे में जो प्रस्ताव आ रहा है, ये आज की आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के अनुरूप उस दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, बहनों और भाइयों, उस प्रयास पर हम सबका मजबूती के साथ सहयोग होना चाहिए, उसका मजबूती से सहयोग होना चाहिए। इसमें किसी का हक भी नहीं दिया जा रहा, ये तो नई सीट्स बनेंगी, उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कपिल देव जी को। क्योंकि पुरुष की सीट तो पुरुष की सीट रहनी है, और महिलाओं के लिए नई सीट खड़ी होती है। हर एक जगह एक नया नेतृत्व मिलना चाहिए, और ये देखने को मिला है जहां महिला प्रतिनिधि जीती हैं, उन्होंने कुछ क्षेत्रों में विशेष काम किया, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, महिला स्वास्थ्य के लिए अच्छा प्रयास किया है, वहां पर स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास किया, महिलाओं को स्वावलंबन की तरफ कैसे आगे बढ़ाना है, इस दिशा
दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। और बहनों भाइयों, जब समाज मिलकर के आगे बढ़ता है, दुनिया की कोई ताकत आपके राह में बाधक नहीं बन सकती, कोई ताकत राह में बाधक नहीं बन सकती। और एमपी के भी 125 वर्ष होने होंगे और उस समय के आयोजन के साथ जुड़ने के लिए नए कार्यक्रम हम लोगों के लगे। अपने महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे के तंग दायरे में मत मानिए। याद करना, ये देश गुलाम तब हुआ था जब हमने जातीय तंग दायरे में महापुरुषों को बांधने का पाप किया था। आप मुझे बताइए, भगत सिंह कोतवाल, उन्होंने देश की आजादी के लिए प्रथम स्वतंत्र समय में जो संघर्ष किया था, क्या किसी जाति के लिए? देश की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए। जो लोग मुजफ्फरनगर में शहीद हुए, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, क्या इन्होंने किसी जाति के लिए लड़े थे? नहीं, देश के लिए लड़े थे, धर्म के लिए लड़े थे, स्वदेश और स्वधर्म के लिए लड़े। अपना सब बलिदान दिया। चौधरी साहब ने भी सबके कल्याण की बात की, उन्होंने किसान की बात की, उन्होंने गांव की बात की, उन्होंने श्रमिकों की बात की, उन्होंने युवाओं की बात की, उन्होंने खेत और खलिहान की बात की, उन्होंने जाति की बात नहीं की, जाति की बात नहीं की। बहनों और भाइयों, ये बड़प्पन है और उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम सबका दायित्व बनता है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी जयंत चौधरी जी के ग्रैंडफादर हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन जितना रिस्पेक्ट वे करते होंगे उससे ज्यादा रिस्पेक्ट हम सबका दायित्व बनता है, हम सब करें। क्योंकि महापुरुषों के प्रेरणा ही हम सबको आगे बढ़ाएगी। अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हमें नई दिशा में आगे बढ़ाता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, महापुरुषों को जातीय तंग दायरे में कैद करने का कोई पाप न हो। ये महापुरुष समाज के हैं, देश के मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र नायक हैं। राष्ट्र नायक की जाति नहीं होती, राष्ट्र नायक देश को दिशा देने वाला होता है, देश को दिशा देने वाला होता है। युवा प्रेरणा लेता है। भारत का सैनिक जब सीमाओं पर लड़ता है तब जाति नहीं देखता, वह देश देखता है। अगर कोई दुश्मन देश की सीमाओं में झांकने का प्रयास करता है, उसका काम तमाम कर देता है। भारत का जवान वो हर जाति का। हम सेना के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हमें छोड़ना चाहिए, जहां पर देश को सर्वोपरि हमेशा मानना चाहिए। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज उसी भाव के साथ मैं मुजफ्फरनगर में आया हूं। विकास भी होगा, रोजगार भी होगा, और कल तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। आप याद करिए, हमारी सरकार ने भी हाल ही में तय किया है, हाल ही में तय किया है, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए महापुरुष, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, संत गाडगे
होगी और बाउंड्री वाल अगर नहीं होगी, मूर्ति के ऊपर छत्र नहीं होगा, तो सरकार ने उसके लिए पैसा जारी किया है, सरकार उसको देगी। मूर्ति को सुरक्षित करके बाउंड्री वाल भी बनाएंगे और ऊपर से छत भी देंगे, ऊपर से छत भी देंगे। मार लाते एक दो बार बहन और भाइयों, महापुरुष सबके मार लात मारे। आप मुझे बताइए, जिस संविधान में हमें ताकत नहीं है, सुनना जिस संविधान में हमें आगे बढ़ने की ताकत दी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उसके प्रेरणा, उसके शिल्पी है। क्या उन्होंने किसी जाति के लिए दिया? नहीं, पूरे समाज के लिए दिया, पूरे समाज के लिए। और इसलिए महापुरुषों को तंग दायरे में हमें देखना चाहिए, उनके प्रति सम्मान का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही संविधान आपको नौकरी की भी और रोजगार की भी गारंटी दे रहा है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। वही संविधान गौरव के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए भी एक नई दिशा दे रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, मुजफ्फरनगर की धरती बहुत विस्तार हो गया मुजफ्फरनगर, और हमने कपिल देव जी से कहा है जल्दी से प्रस्ताव तैयार करिए। अब ये नगर पालिका परिषद से नगर निगम बनने की दिशा में इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि विकास अब आगे बढ़ना चाहिए। स्मार्ट सिटी बने यहाँ पर, यहाँ के गुड़ की मिठास में भी देखा था, कितना शानदार गुड़ बनाते हैं यहाँ के किसान। और कितना अच्छा यहाँ पर इनोवेशन भी होता है। हमारे किसान नेता यहाँ पर उन्होंने कहा कि ईंधन की कमी है तो देश के प्रति मेरी भी तो जिम्मेदारी है। उन्होंने गोबर गैस प्लांट के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति प्रारंभ की है। समय आ गया है, ये नया भारत विरासत का भी सम्मान करता है और विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से नौजवानों के जीवन में परिवर्तन करके उसको रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी करता है। आप देखो ना, आपने डबल इंजन की सरकार बनाई, हमने 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, हर जनपद के नौजवान को नौकरी मिल रही है। हमने सुरक्षा देकर के प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल बनाया है। परिणाम क्या है? एमएसएमई उद्योग में 3 करोड़ से अधिक नौजवानों को, 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल गया है, नया निवेश हुआ है। अब आप देख रहे होंगे जेवर में एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, रैपिड रेल प्रारंभ हो गई है, 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी आगे बढ़ चुका है, पूरा चल रहा है, बड़े बड़े निवेश यहां पर हो रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है। फिल्म सिटी यह भी यहां के नौजवानों के लिए एक नया अवसर है। यहां पे नए सिरे से लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा कार्य करने के लिए, और उस पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब ये सारे अवसर मिल रहे हैं, बड़े निवेश हो रहे हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिल रही है, तो हमें जाति और पाति में बंटना नहीं है। याद रखना, हम जब भी बटे थे तो तभी बटे थे। आज गंगा प्रसाद से मुक्त है, उपद्रव से मुक्त उत्तर प्रदेश है, माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है, और अब उपद्रव नहीं बल्कि उत्सव हमारी पहचान उत्सव। आप देखें ना, कांवड़ यात्रा क्या धूम धड़ाके के साथ निकल रही है।
से लेकर के यहां पे ओगरनाथ मंदिर तक हो या फिर हमारे अन्य पवित्र सभी शिवालयों तक करोड़ों की संख्या में क्या यूपी, क्या हरियाणा, क्या राजस्थान, क्या पंजाब, क्या दिल्ली और अन्य राज्यों के भी भारी संख्या में श्रद्धालु आकर के पूरी यात्रा में सेवा की बनता है। मैंने यहां पर देखा है कांवड़ यात्रा के दौरान, आप देखते हो कि हर बार मैं पुष्प वर्षा करने के लिए आता हूं। पहले पुष्प वर्षा नहीं होने देते थे, पहले रोकते थे, बैरियर लगाते थे, प्रतिबंध लगाते थे। हमने कहा नहीं, प्रतिबंध नहीं होगा, पुष्प वर्षा होगी, पुष्प वर्षा। अभी कपिल देव जी मुझे समझा रहे थे कि शिव की मूर्ति है। मैंने कहा भाई शिव जी की मूर्ति है, शिव चौक भी यही है। विधायक आप हैं, मुझे बताना पड़ रहा है कि शिव चौक है। यानी विधायक कौन है, मुझे बताना पड़ा उनको कि शिव चौक यही है। क्योंकि अब उनका ध्यान तो नगर निगम और रोडवेज की बस स्टेशन की तरफ चला गया। पहला भाइयों, विकास और विरासत की इस यात्रा को एनडीए शानदार तरीके से आगे बढ़ाएगा, मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके। हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर नौजवान के काम को हाथ देंगे तो हाथ को काम देंगे और हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी देने के संकल्प के साथ उसकी उपज का अच्छा दाम उसे मिले, ये सरकार की गारंटी है। सरकार उसको पूरी तरह निभाने का काम करेगी। मैं उन सभी अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करता हूं, अभी उनकी फसल, खड़ी फसल के समय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, मैंने आज सुबह भी बैठक ली है। इससे पहले भी मैं 2-3 बैठक ले चुका हूं, सर्वे की रिपोर्ट मंगा चुका हूं, कुछ जिलों की बाकी है। मैंने कहा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपदा राहत से भी अतिरिक्त सहायता उन किसानों को मिलनी चाहिए, अन्नदाता किसान को मिलना चाहिए। उसकी मेहनत अंतिम समय में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। पश्चिम में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसमें सरकार अपने अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी है, हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मैं आप सबको इस बारे में फिर से आश्वस्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, हर अन्नदाता किसान को, हर श्रमिक को हर सम्मान देंगे, हर बेटी की सुरक्षा हम करेंगे, हर बहन की सुरक्षा की गारंटी देंगे, हर नौजवान के हाथ को काम और रोजगार उपलब्ध करवाने का काम सरकार कराएगी। आज यहां पे जो रोजगार मेला लगा है, 25,000 नौजवानों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने तो सिंबॉलिक प्लस लोगों को दिया है। क्या उनकी चेहरे पे चमक थी, बेटियां आ रही थी, ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि मैं देख रहा था नौजवान आ रहा था तो अभी इस बात पर ज्यादा घमंड कर रहा था कि बाप की कमाई पे हमें अभी बाप की कमाई पे वो काम करता है, लेकिन बेटियां खुश हो गई कि पिता पर अब बोझ नहीं पड़ता। बेटी हमेशा अच्छा सोचती है और इसीलिए हम लोगों ने कहा, यूपी पुलिस में जब भर्ती की बात आई तो हमने कहा 20-20 सीटें बढ़ा दो बेटियों की। आप सोचो 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी और आज है 44,000। ये 44,000 बेटियां जब निकलती है सड़कों पर तो अच्छे सौदों को मैदान छोड़ करके भागना पड़ता है। और हम लोगों ने कहा है माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले की
धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आगे बढ़े मजबूती के साथ। जो रोजगार के अवसर आए हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है, नौकरी की गारंटी मिल रही है, वे शान से अपना सर्टिफिकेट लेंगे। जो बचेंगे फिर से मौका आएगा, ढेर सारे अवसर मिलेंगे। और हम लोगों ने तो आपको सीएम युवा भी दिया है। अभी नई बजट में नई स्कीम की भी घोषणाएं हुई हैं, नए तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से जिन नौजवानों को यहाँ पर आज जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं जब जा रहा था 11,000 नौजवानों को रोजगार उस समय रजिस्ट्रेशन करवाया था और चेहरे पे चमक थी। इनमें से जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, उन सबको बधाई देता हूं, अपनी बधाई देता हूं। हमें अच्छा लगता है जब मैं अपने अन्नदाता किसानों को हंसते हुए देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब हमारी बेटी और हमारी बहन सुरक्षित होती है। एक विश्वास झलकता है इसमें। ये विश्वास वही विश्वास है जिस विश्वास के दम पर नए भारत के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े हैं। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए क्या कुछ होना है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के विजन को चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। हर नौजवान स्किलफुल हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को भी कैसे हम एक साथ लेकर के हर नौजवान के हाथ को काम दे सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहनों और भाइयों, आज कितने हजारों की संख्या में जितनी भीड़ यहां है, उससे ज्यादा भीड़ अंदर है और इससे दुगनी भीड़ बाहर है। लोग माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जब हम लोग गए थे, तो वहां पर भी मैं देख रहा था हजारों की भीड़ चारों ओर खड़ी थी। इतनी भीषण गर्मी, और तब भी गर्मी की परवाह किए बगैर ये सब वहां थे। हम जो आज सुखद अनुभूति कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मैं आपने पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या इस प्रकार की सुगंध की अनुभूति क्या कोई पाकिस्तान में कर पा रहा है? क्या कर पाएगा क्या? और ईरान में, दुबई में, कतर में, इराक में, यूरोप में भी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सब सुरक्षित हैं। 145 करोड़ का भारत सुरक्षित है। ये नया भारत का ताकत है, नई भारत की ताकत है। अमेरिका में जो दुनिया की ताकत है, सुपर पावर है, एक गर्भवार के साथ पेट्रोलियम पदार्थों का दाम 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना बढ़ गया है। पाकिस्तान में खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं और उसको तो भूखों ही मरना है, उसकी बेटी ही मरनी है। दुनिया के तमाम देशों में महंगाई चरम पर है, लेकिन मोदी जी के कारण भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम भी नियंत्रित है और जो वादा है उसको स्मूथ करके लोगों तक पहुंचाने के लिए भी एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है। भारत सरकार जनता को सुविधा मिले, प्रतिदिन 1 से 1.5 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दे करके, लेकिन जनता जनार्दन को राहत मिले, इसके लिए कार्य कर रही है। तब हम लोग यहां पर इतने बड़े आयोजन के साक्षी बन पा रहे हैं, तब हम इस सुखद अनुभूति का एहसास कर पा रहे हैं।
सुरक्षा का एहसास होता है, कुछ लोग धैर्य खोने लगते हैं। बंधु और भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सम हो या विषम, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना चाहिए, और जब अनुकूल वातावरण हो तो अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए। अनुशासन भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इसका पालन करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। आज जब उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का, सुशासन का, सेवा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मॉडल खड़ी कर रही है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है, अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है, तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। यह वही राज्य है जहां 2017 के पहले उद्योग तो नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग थे उसमें तालाबंदी जरूर होती थी। जो लखनऊ में कम और मुजफ्फरनगर में ज्यादा समय लेते हैं, ऐसे कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, लोकप्रिय सांसद श्री चंदन चौहान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, लोक दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री करणपाल मलिक जी, एनएफसी श्रीमती वंदना वर्मा जी, राष्ट्रीय लोकदल के विधानसभा में नेता श्री राजपाल कल्याण जी, माननीय विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी, मदन भैया जी, अशरफ अली जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, डॉक्टर सुधीर सैनी जी, श्री संजय राठी जी, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह जी, पूर्व विधायक अशोक कंसल जी, पूर्व विधायक सुरेश पितरिया जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुशीला अग्रवाल जी, चेयरमैन सहकारी बैंक श्री रामनाथ सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक श्री उमेश मलिक जी, प्रमोद कुटवाल जी, विक्रम सैनी जी, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व मंत्री श्री धर्मवीर बालियान जी, पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी, प्रदेश महासचिव श्री उमादत्त शर्मा जी,
रामनिवास पाल जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के हमारे सभी अन्य सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आज के बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। एक मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो या मुरादाबाद, बहनों और भाइयों, यही स्थिति होती थी। पहचान का संकट हम सबके सामने खड़ा होता था। आज जब पहचान का संकट नहीं है, आज जब नौकरी और रोजगार मिल रही है, आप लोग पूछते ही नहीं थे। मुझे विश्वास, यानी 17 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भर्ती करनी थी, कोर्ट का स्टे था। कोर्ट ने जो मानक तय किए थे, जो नियमावली तय करने के लिए कहा था कि आप इसके अनुसार भर्ती करिए, उससे पहले की सरकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको भाई भतीजावाद करना था, उनको अपने लोगों को भरना था। हम लोग आए, मैंने पूछा भाई क्यों नहीं भर्ती हो रही? मुझे बताया गया कोर्ट ने कुछ आदेश किया। मैंने कहा जो कोर्ट ने आदेश किया युवाओं के हित में तो करो, उसको लागू करो। मैंने कहा कितनी भर्ती हो सकती है? उन्होंने कहा हमारे पास ट्रेनिंग की 3000 की क्षमता है। आप सोचो 2017 में 3000 और अभी गत वर्ष हमने जो भर्ती की है 60,244। ये सभी 60,000 युवा यूपी का, जिसमें सर्वाधिक मुजफ्फरनगर और बागपत का नौजवान है। ये उत्तर प्रदेश के ही सेंटर में ट्रेनिंग ले रहा है और 20 तारीख को उनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। 20 तारीख के बाद वो अभी पुलिस का बिल्ला लगा करके यूपी पुलिस का पाठ बन करके अपनी ड्यूटी देगा थानों में। बेटी भी और नौजवान भी, ये है ताकत। जहां 3000 नौजवानों के लिए ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, वहां 60,000 नौजवान एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। और भाइयों, ये तब हुआ जब प्रयास किया गया। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहे। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी या कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मिलीमीटर उसके हक में डकैती डालने का काम नहीं कर सकता। और जब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोग केवल सरकारी भवनों पर या सरकारी विभागों पर लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में हम हर औद्योगिक संस्थान को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। हमने भी शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को भी 5 लाख की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई है, 5 लाख की। और धीरे धीरे करके हम लोग बीमा कंपनियों से बात कर रहे हैं, कुछ उद्योग जगत दे, कुछ सरकार दे। क्या हर श्रमिक को हम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं जहां ईएसआई के हॉस्पिटल नहीं है? ईपीएफ की गारंटी देने की व्यवस्था करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त को, जिसमें औद्योगिक विकास के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर को भी रखा है, उद्योग जगत के भी और
श्रमिकों के प्रतिनिधियों को रखा है। ये सभी लोग तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए, अच्छा मानदेय, अच्छा भुगतान और उसमें कोई कटौती न हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से उससे सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। एक अपील मैं हम सबसे करना चाहूंगा और दूसरा मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों, आज यहां पर हम लोगों ने यहां के विकास के लिए जो योजनाएं की गई है, उन योजनाओं को लेकर के 951 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी आज हम लोगों ने यहां पे लोकार्पण शिलान्यास किया है। मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरनगर की 951 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना है। बहनों और भाइयों, ये योजनाएं, इसमें सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग यानी CIIT जैसे योजनाओं के लिए भी अब यहां पे अत्याधुनिक ट्रेनिंग की सुविधा यहां उपलब्ध होगी, नौजवानों के लिए उपलब्ध होगी। AI के बारे में, रोबोटिक के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में यहां का नौजवान नहीं जानेगा। आप ज्यादातर जानते हैं, लेकिन स्मार्टफोन का नहीं जानते। इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी जानेंगे तो आपको देश और दुनिया में आपकी कितनी डिमांड होगी, काम आपको मिलना, अच्छा काम मिलेगा। इस सब को लेकर के आज नए प्रयास प्रारंभ हुए, लगातार प्रयास हुए हैं और ये जो सुखद अनुभूति हमारे पास हो रही है, जो विकास के लिए पैसा आ रहा है, ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं। अभी आपने कहा, अभी 23 दिसंबर 2026 में किसानों को ये सुविधा देंगे, फिर से अवसर मिलेंगे, धैर्य के साथ ये लगातार इस दिशा में आगे बढ़े, सरकार उनके साथ में होगी। ये जो 951 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज मुजफ्फरनगर को प्राप्त हो रही है, इसके लिए मैं पूरे मुजफ्फरनगर वासियों को, मंच में उपस्थित अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिनके परिश्रम और पुरुषार्थ से ये योजनाएं आपके जनपद में आ पाई हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं। उनको हृदय से बधाई देते हुए पूरे मुजफ्फरनगर वासियों का अभिनंदन करता हूं कि योजना आपको मिली है और विकास के लिए सरकार कभी भी आपको निराश नहीं होने देगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृतियों को भी नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दो तीन फोटो है, ऊपर आने दो, जो बेटी है उनको आने दो। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और कौशल विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर हाथ को काम देना है। इस मौके पर जयंत चौधरी, SP सिंह बघेल, संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल, अनिल कुमार सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आम जनता भी जनसभा में शामिल हुई, जिससे यह कार्यक्रम एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही थी। राजनीतिक दृष्टि से यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष खासकर अखिलेश यादव द्वारा उठाए जा रहे स्थानीय मुद्दों और आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों, रोजगार और सांस्कृतिक विरासत के जरिए जनता को संदेश देने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह विकास योजनाओं की सौगात, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का व्यापक संदेश लेकर आया, जिसने मुजफ्फरनगर में नई ऊर्जा और राजनीतिक सरागमी दोनों को जन्म दिया। कोई भी भर्ती होती है तो पारदर्शी तरीके से होती है और समान सभी
सरकारी आराम से नहीं बोला जाता, सभ्यता बिल्कुल नहीं है, आराम से बोलना भाई। कोई नहीं, चल तो ठंडा हो जा, पूजा कर ले डब्बा सब बताऊंगा। बोल देना कैमरे में दो 2014 में देश में मात्र 150 स्टार्टअप नहीं थे, 150 स्टार्टअप नहीं थे 2014 में। स्टार्टअप की कोई नीति नहीं थी, स्टार्टअप क्या होता है इसको मालूम नहीं था। अब बीपीआईडी के आंकड़े बताते हैं कि 2 लाख से ज्यादा पंजीकृत स्टार्टअप देश में बन चुके हैं। कोई ड्रोन के क्षेत्र में, कोई रोबोटिक्स के क्षेत्र में, कोई एआई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नवाचार लगातार बढ़ता है। और कब संभव हुआ जब यूपी की संभावनाएं, वो दरवाजे जो बंद होते थे वो दरवाजे खोले गए। ये ठोस व्यापक नीति का परिणाम है। और मैं उसके आगे बताना चाहूंगा, एक वर्ष में अगर आप कारखानों की बात करोगे कि कितने कारखाने होते थे, कितने हो गए, 32,000 फैक्ट्रियां पंजीकृत थे उत्तर प्रदेश में। एक वर्ष में 17% की ऊंचा गया। पेटेंट फाइलिंग, जो पेटेंट फाइलिंग एक बुनियाद होती है कि आपका जो विचार है, जो नवाचार है, उसको सुरक्षित रखना चाहते हो, उसको आप मंडी में ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पेटेंट फाइल करना होगा। उत्तर प्रदेश में पहले हमारे छात्र छात्राओं के लिए रास्ते बंद होते थे, उनको पता नहीं होता था पेटेंट कैसे फाइल करना है। आज विश्वविद्यालय में बढ़ चढ़कर उसमें अपना बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में 27% ज्यादा पेटेंट फाइल हुए हैं। ये भी दर्शाता है कि जो यूपी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, उस प्रयास का परिणाम सबको दिख रहा है। और उसी दिशा में आज 2 बड़े करार हैं जो आज मुख्यमंत्री जी के सामने इस बड़े मंच के माध्यम से एक शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले तो नीति आयोग और एनएसडीसी का एक एमओयू जो साझा होने जा रहा है और उसका उद्देश्य है कि महिला उद्यमियों को व्यवसायिक सहयोग मिले, उनको लीडरशिप मिले, उनको मेंटरशिप मिले। विमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म जो नीति आयोग द्वारा स्थापित बॉडी है, उनकी तरफ से एंकर आई है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। मुजफ्फरनगर का आदमी सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं है, देश और दुनिया की सोच रखते हो, देश दुनिया तक का पूछ छलांग करते हो। ग्लोबल प्लेटफॉर्म की शुरुआत आज मुजफ्फरनगर की धरती पर होने जा रही है, तो मैं उसकी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूँ। कई राज्यों में ये स्कीम चलेगी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ विमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म को, जिसने कहा कि हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से कराएंगे पहले। दूसरी बड़ी बात, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय चौधरी के नाम, भारत रत्न चौधरी के नाम से जुड़ी हुई हमारी संस्था जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, मेरठ में है, उसका अपना लंबा विराट इतिहास या विभाग है। गूगल जो विश्व की बड़ी कंपनी है एआई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, गूगल और विश्वविद्यालय का एक करार और एमएचआरडी का हमारे मंत्रालय का एक करार हुआ था। और एक रोड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देश के कॉलेजेस में, देश के पॉलिटेक्निक्स में, देश के आईटीआई में, देश के विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्यक्रम में कैसे ला सकते हो, संस्थाओं के प्रशासन में कैसे ला सकते हो, एक रोड मैप तैयार किया गया है। उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी के कदमों से, उसकी भी एक शुरुआत हो जाएगी, रोड मैप पेश किया जाएगा सभी के अध्ययन और विचारों का। मैं महिलाओं पे विशेष एक बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज देश के इतिहास में एक बड़ा दौर आने वाला है, जिसकी सुगबुगाहट देखते रह गए, बहुत रही हो। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में वो पत्र है जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे भी लिखा है, और देश के जितनी संसदीय दल है उनके नेताओं को एक एक को लिखकर, पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी ने देश के लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने और आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण को व्यक्त किया है। हमें ध्यान देना चाहिए, देश की आधी आबादी है,
लेकिन जब वो देश की आधी आबादी जिम्मेदारी लेती है, जब वो करवट लेती है, तो पूरे समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति रखती है। उस महिला नारी शक्ति एक का नमन करते हुए मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि 16, 17, 18 तारीख में पूरे देश की सिर्फ महिलाओं की नहीं, समूचे समाज की नजर भारतीय संसद में टिकी होगी। यहाँ से नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं अपने तरफ से, अपने दल की तरफ से, मुजफ्फरनगर की तरफ से ऐलान करता हूँ कि हमारे सभी सांसद, हमारे प्रतिनिधि तत्पर है, तैयार है, उत्सुक है कि वो कानून पारित हो और महिलाओं को उनका असली हक और अधिकार और उनकी गिनती दी जाए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, मैं बोलना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा व्यापक संदेश। मुजफ्फरनगर की धरती पे आप आए हो, मैं मुजफ्फरनगर वासियों की तरफ से उनको आभार व्यक्त करता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ, मैं एनडीए के घटक दल के एक नेता के तौर पर यहाँ मंच पे हूँ और एनडीए आप जानते हो इसके शिल्पकार कौन थे एनडीए के। 1983 में 1983 में चौधरी चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाथ जोड़ के एनडीए का एक सपना देखा था और पहला निर्माण किया था। उसी एनडीए के घटक दल के तौर पे मुझे गर्व है कि वही एनडीए जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस डी डेमोक्रेसी के लिए है और डी डेवलपमेंट के लिए भी है, यानी डी विकास के लिए भी है, उस विकास को और गति देने के लिए आवश्यक हो जाता है कि मुझे भी आप मुजफ्फरनगर वालों से बहुत उम्मीद है। आज टकटकी लगाए आप यहाँ बैठे हो, जब कोई अवसर होता है तो मांगते हो कि नहीं मांगते हो, मुझे मांगते भी हो उससे। हमारा उसी प्रकार का एक रिश्ता, आपका मुख्यमंत्री जी भी अधिकार है और हम लोगों का भी कुछ आपका अधिकार है। वो वक्त आना बहुत कम समय में, अर्ध समय में वो वक्त भी आ जाएगा, वो माहौल भी, उसका निर्माण भी आपको करना होगा कि एनडीए ने जो पूरे देश में जो गति मिल रही है, वो गति उत्तर प्रदेश को जो नेतृत्व मिल रहा है, उस गति को और तेज करते हुए दोबारा जो है नई शक्ति के साथ उत्तर प्रदेश में एनडीए की ताकत और उभरे। प्रदेश के विकास को पंप देने वाले जिनके कुशल नेतृत्व से आज हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान नए सपने देख रहा है, उन्हें पूरा करने में सक्षम है, काबिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित पंचायत राज के सभी सम्मानित मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, पूर्व सांसद, सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी की और चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि, हटाओ यहाँ से, हटाओ। आज की इस धरती पे काम हो रहा है। मैं बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार, मैं हमारे मंत्री कपिल सिंह अग्रवाल को, जिनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है, कुशल संचालन हमारे इस मंत्रालय को महत्वपूर्ण मंत्रालय विभाग को मिलता है। हम सब ने इस परिसर में मुलाकात की, उन उत्सुक नौजवानों से, छात्रों छात्राओं से, जिनको बड़े पैमाने पे आज उम्मीद है कि उनके जीवन यात्रा में एक मील का पत्थर आज की तारीख साबित होगी, क्योंकि उनके इंटरव्यू हैं, उनको अवसर मिल रहा है। कोई नौजवान जो मुजफ्फरनगर के गांव के किसी दूर दराज के क्षेत्र में एक गरीब घर में पैदा हो गए, जब वो दिल्ली के बड़े राजनीतिक और व्यवसायिक विद्यालयों में जाते थे, वही नौजवान जो महसूस करते थे कि उनके लिए तारे लगे हुए हैं, आज उनके तारे की चाबी उनके हाथ में घुमाकर यहाँ पर आ गया। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। संत कबीरदास जी ने कहा था कि तिनका कबू न निंदिए जो पावन कर होए, कबू पूरे आंखें पड़े तो पीर धरे। यानी किसी भी चीज को आप छोटा कुछ और अपने कमजोर समझोगे और आंकोगे तो आगे कष्ट होगा। हमारी सरकार भी इसी सिद्धांत में चल रही है, सामंतवाद के खिलाफ और समान अवसर सबको मिले, सबके प्रयास और पुरुषार्थ का सम्मान हो।
संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो। यही एक मूल सिद्धांत हमारी भारत सरकार और एनडीए की सभी तमाम राज्यों में संचालित सरकारों का है, और ये उसका परिणाम है कि जो किसानी करने वाले लोग समझते हैं, जो गांव में मजदूरी करते हैं, वो लोग समझते हैं कि आपकी मेहनत के खून और पसीने की कमाई सुरक्षित हो, इसके लिए भी यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। मंत्री जी ने भी कहा 400 की बात नहीं, 400 की बात नहीं, बात तो 400 पार की थी, और 400 पार आपने कर दिया। बड़ा काम, बड़ा शुक्रिया। एक विश्वास आज पूरे प्रदेश में गन्ना किसान ही नहीं, सभी खेती करने वाले किसानों को है कि उनकी रखवाली करने वाले व्यक्ति, उनके हाथ में बागडोर है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमाल ऐसे व्यक्ति आपने जो किसान की मेहनत उसकी समझ रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इसका मैसेज खूब करते हैं। साथ साथ आपने उद्योग में कैसे सुधार हो सकते हैं उसके आपने लगातार बल दिया, चाहे मोरना का हो, बागपत का हो। हमारी जो शक्ति है, क्षमता है कि जो पैदावार करने की खेत में हो रही है वो मिल तक पहुंचे, उसका प्रोसेसिंग हो और उचित मूल्य किसान को मिले। लगातार मिल की वृद्धि के लिए और विस्तार के लिए भी राज्य की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उस कार्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख बहुत ऊंची है, बहुत उचित है। अभी हमने कुछ दिन पूर्व हमारे महासमिति को जयंती को मनाया, जिन्होंने सामाजिक न्याय की अलग चलाई, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान था। और आज पूर्व संध्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस अवसर पर लोग आए, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के नौजवानों को कहा कि बी एजुकेटेड, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर गिव अप। यानी शिक्षित हो, उनके अंदर क्रांति की ज्वाला निरंतर चलती रहे, देश का नौजवान संगठित रहे, उनके अंदर आत्मविश्वास बना रहे और वो कभी पीछे न हटे, वो डट के मुकाबला करें। ये जीवन के 5 सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपनी शिक्षा और दीक्षा में हमें देके गए, और उसी युवा शक्ति के निर्माण के लिए आज एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि लगातार जो राज्य की सरकार है और केंद्र की सरकार युवाओं पे ध्यान दे रही है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा है। अभी केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, और क्योंकि आज का पूरा आयोजन युवाओं के ही केंद्रित है, मैं बताना चाहता हूँ कि अप्रत्याशित बढ़त सबसे आज तक के देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट स्कूल एजुकेशन के विभाग को केंद्र सरकार ने आवंटन दिया। 83,000 करोड़ रुपए का आवंटन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये कोई आवंटन बढ़ रहा है, और ये एक निवेश नहीं, एक नौजवानों के विश्वास है। कौशल विकास मंत्रालय का बजट केंद्र सरकार के बजट में जो वाइड क्या हो भाई, वाइड क्या हो हमें पता नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि बजट सत्र उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने भी संपन्न किया। 9 लाख करोड़ का बजट, 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट शायद आपने यहाँ पेश किया। कल्पना कीजिए, अभी जो तिनके की बात हो रही थी, उन तिनकों को सवार के उनको इकट्ठा करके उनकी शक्तियों को बढ़ाकर नीचे से ऊपर लाने की कोशिश में आज उत्तर प्रदेश की सरकार 9 लाख करोड़ का बजट पास करने जा रही है, और उसमें भी 1,77,000 करोड़ का जो आवंटन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए जो लंबी अवधि तक काम आएंगे, जन सुविधाएं होंगी, आगे यातायात की सुविधा होगी, वो निर्माण होंगे, सबके निर्माण जिसका लाभ हर एक को मिलता है, चाहे किसी जाति से हो, चाहे किसी धर्म को मानते हो, उसी रास्ते के सब लोगों को चलना है। मैं मानता हूँ कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना उत्तर प्रदेश से क्या आपने देखा है। अभी हाल में हमारे उत्तर प्रदेश का बजट भी हाथ नहीं हिला सकता, मैं बधाई ये भी देना चाहता हूँ कि योगी सरकार ने उद्यमता को बढ़ाने को विशेष बन दिया।
कुमार बहुत पीछे है भाई, हमारा पुराना मित्र बहुत पीछे कर दिया तुमने। दिनेश कुमार सबसे पीछे बेचारा, लिखा पड़ी वो अभी भी आप जाओगे तो यहाँ सरकारी गवर्नमेंट सर्विस के लिए गवर्नमेंट नौकरियों में खड़े हो और एक निवेदन और है कि मुजफ्फरनगर को आरटीएस से लगातार डॉक्टर संजीव आनंद यहाँ पर है, हम सबने मिलकर के लगातार से निवेदन भी किया था, माननीय नगर विकास मंत्री भारत सरकार उनसे भी निवेदन किया था आरटीएस को भी मुजफ्फरनगर तक लाने का प्रस्ताव देने का काम करें। ये है तो निवेदन मुझे आप सबसे है, विकास सरकार बहुत निवेदन करते हुए बहुत धन्यवाद करते हुए विराम देने का काम करूंगा। और मित्रों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब बोलने के लिए खड़े होंगे हम तो पूरे उल्लास के साथ पूरी ताकत के साथ उनका स्वागत करेंगे। अभी युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और एक हमारी पुस्तक है उसका लोकार्पण होगा। और आदरणीय मंत्री जय चौधरी जी उनका एक एमओयू है आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए, उसका भी एमओयू होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। मैं पूरे आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ और मंच के आसीन सभी नेताओं से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और जय चौधरी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी आज रोजगार मेले का आयोजन था, मुख्यमंत्री जी आए, क्या सौगात ले गए और कितने बच्चों को रोजगार आज के मेले में मिला है? देखिए, सबसे प्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, चौधरी जयंत सिंह जी का और उससे भी महत्वपूर्ण यहाँ की जनता का, जिन्होंने बिल्कुल हृदय की गहराइयों से जल सैलाब उमड़ा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर भी लोगों ने धूप की बिना परवाह किए, थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई आने में, उसके परवाह किए बिना पूरा मैदान खचाखच था। जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर थे और मुख्यमंत्री का जयंती का बहुत धन्यवाद है। रोजगार के लिए भी रोजगार मेला यहाँ पर लगा, बड़ी संख्या में युवकों को नियुक्ति पत्र हम देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सुतीर्थ के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, कौशल विकास के लिए, यहाँ के जो हमारा रामपुर तिराया है उसकी पहले से 425 करोड़ स्वीकृत हैं। 6 लेन मुजफ्फरनगर बन रहा है, 4 ओवर ब्रिज इसके अंदर बन रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर को जो पहले से हमारे निवेदन पर उसका सीमा विस्तार हुआ है, उसको नगर निगम की सौगात, स्मार्ट सिटी की सौगात और बहुत सारी योजनाएं, किसान को निःशुल्क सिंचाई का पानी यानी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री देख रहे हैं। धन्यवाद। कितने बच्चों को तक रोजगार अभी बताएं, अभी एक घंटे बताएं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।